Hello, my dear students, and welcome to my YouTube channel. And I'm here with the chapter number 13, and this is for class 8, India after independence. Okay, so अगर हम अभी तक जितना हमने पढ़ा है हिस्ट्री में प्रीवियस चैप्टर्स में वी हैव टॉक्ड अबाउट, हमने देखा कि गांधी जी आ गए थे वापस 1915 में, और उसके बाद जो है उन्होंने इंडिया का टूर किया था ताकि वो समझ पाएँ कि लोगों को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं. एंड ऑल्सो उन्होंने 3 मेजर मूवमेंट स्टार्ट किए थे. फर्स्ट इट वॉज द non-cooperation movement, which we say in short NCM. उसके बाद he started with the CDM, that is the civil disobedience movement, and 1942 में he came up with his biggest मूवमेंट, दैट वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट. अच्छा, इन तीनों मूवमेंट में कुछ सक्सेसफुल रहे, कुछ अनसक्सेसफुल रहे, बट जितना ज़रूरी था उतना ब्रिटिशर्स को उन्हीं मूवमेंट्स में समझ में आ गया था कि इंडिया में जो देखो बेसिकली अगर हमें कोई भी बड़ा मूवमेंट लड़ना होता है तो उसके लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है, एंड लोग फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड फ्रॉम डिफरेंट अरीनाज. फॉर एग्जाम्पल उसमें पुअर भी होना चाहिए, उसमें एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, फार्मर, इंडस्ट्रियलिस्ट, हर टाइप का बंदा होना चाहिए, क्योंकि दिक्कतें तो हर कोई फेस कर रहा था. ऐसा तो नहीं था केवल द मिडिल क्लास वाज ओनली फेसिंग या द लोअर क्लास वाज ओनली फेसिंग, ऐसा तो कुछ नहीं था. एवरी वन वाज फेसिंग. तो सबको, पीपल फ्रॉम ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ वर इम्पॉर्टेंट टू पार्टिसिपेट इन दैट मूवमेंट, इन दोज मूवमेंट्स. ठीक, उसके बाद हमने देखा जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आ गया था, और क्विट इंडिया मूवमेंट से ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था दैट नाउ देयर डेज वर नाउ नंबर्ड इन इंडिया. तो एक कैबिनेट मिशन प्लान आया, और उसने जो है 1946 में आया, और अराउंड दिसंबर 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो गई थी, जो कि भारत के लिए संविधान बनाने वाली थी. अब आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछोगे कि मैम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्चुअली देखो क्या हुआ था उस टाइम पे, हमें समझ में आ गया था कि हमें एक ऐसे दस्तावेज़ की ज़रूरत है, एक ऐसे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है जिसमें हमारे कंट्री को गवर्न करने के लिए और अच्छे से गवर्न करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस और कुछ चीज़ों के बारे में मेंशनिंग होगी. तो इसलिए इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. तो इसलिए एक असेंबली फॉर्म की गई. इट वाज नोन एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि बनाएगी कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर. अब उसके बाद हुआ पार्टीशन की बात. मार्च 1947 में सर माउंटबैटन ही केम टू इंडिया एंड ही गेव अ प्रपोजल टू डिवाइड इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान. ओके, देयर वर मेनी इंडियन लीडर्स हु वर नॉट इन फेवर. एक ये वाला ग्रुप था जो फेवर में नहीं था पार्टीशन के लिए, और एक ऐसा ग्रुप था जो केवल पार्टीशन के लिए ही फेवर में था. सो ये बोला गया माउंटबैटन की तरफ से, और वहाँ पे जो लोग थे उनसे ये बोला गया कि जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं इंडिया में, भारत में जितनी भी स्टेट्स हैं, देखो अभी 29 स्टेट्स हैं राइट, लेकिन उस टाइम पे ना छोटी छोटी व्हाट शुड आई सिटीज़, जो एट प्रेजेंट सिटीज़ हैं, वो एक टाइम पे एक स्टेट हुआ करती थी जिसको एक महाराजा या एक नवाब उसको रूल किया करते थे. सो व्हेन दे यूज्ड टू रूल, so it came to be known as princely or a provincial state or a small state. Clear. तो उस टाइम पे at that time India had 550 princely states. Okay, now so it was the decision of the state whether to join which of the country, to either join India or to either join Pakistan. Clear. So whose decision it was? It was a decision of that particular state. Okay, now what happened in this chapter, we will be talking about the challenges that India faced one by one. And the first challenge that came up was the integration of the princely state. अब क्या हुआ, देयर वर 550 स्टेट्स. अब उन 550 स्टेट्स को ये कन्विंस करने के लिए कि उनको इंडिया को ही ज्वाइन करना चाहिए, ये जिम्मा दिया गया, या दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज गिवन टू सरदार वल्लभ भाई पटेल. क्लियर. सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई दैट ही इज़ गोइंग टू परसुएट द प्रिंसली स्टेट्स टू ज्वाइन इंडिया. Okay, and he convinced, I guess, around 500 plus states. They were like, yeah, he convinced maximum states to join India. Last में there were 3 states who were in problem. First, it was Jammu and Kashmir. Second, it was this Junagadh, and third, it was Hyderabad. Later, all the 3 of the states joined India. Clear? Till here. Okay, now coming to the second point, that is the rehabilitation of the refugees. अब क्या हुआ, पार्टीशन हुआ. अब पार्टीशन जब हुआ तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग भारत आ गए. एक्सक्यूज मी, बहुत सारे लोग भारत आ गए.
अब जब वो भारत आए तो दे वर जॉबलेस एंड दे वर होमलेस, ना घर था ना जॉब था। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी किसके पास, गवर्नमेंट के पास, टू लुक आफ्टर देम। सो इट वॉज अनदर बिग चैलेंज जो इंडिया को सॉल्व करना था। थर्ड, सॉल्विंग द इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़। अब ये एक बहुत बड़ा इशू आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम राइस एंड वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज थे वो चले गए थे पाकिस्तान। ठीक, अब उसके बाद जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ थी वो दे वर कमिंग टू अ बिग फेलियर। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल्स नहीं थे। रॉ मटेरियल्स नहीं होंगे तो चीज़ें नहीं बनेंगी, चीज़ें नहीं बनेंगी तो आगे बिकेंगी नहीं, बिकेंगी नहीं तो लोगों तक नहीं पहुंचेंगे, और बिकेंगी नहीं तो पैसा नहीं आएगा तो मार्केट क्रैश। क्लियर? समझ में आया? तो ये एक अनदर दिक्कत थी इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करना। एंड देन द फोर्थ वन वॉज द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन दिसंबर 1946 में बैठ गई थी, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन गई थी। सो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को 2 years 11 months and 18 days, अब कुछ बुक में आपको 18 days मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको 17 days मिलेगा। दे बोथ आर करेक्ट। ओके, सो बेसिकली आर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी कैबिनेट मिशन प्लान के बाद 1946 में, उसने 2 साल 11 महीने और 18 दिन लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। एंड दिस Constitution came into force on 26 January 1950, which is known as the Republic Day. That is why we celebrate Republic Day on 26 January. Clear? ओके, नाउ कमिंग टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। देखो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज हमारे बहुत ढेर सारे लोग थे जो कि डिफरेंट कास्ट, क्रीड, डिफरेंट बैकग्राउंड और हर वे में डिफरेंट थे। ठीक, अब इंडिया की बात करें तो हर 20 किलोमीटर्स में तो लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है, राइट? तो इस वजह से क्या हुआ कि इन सबको ये बोला गया दैट दे ऑल आर इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, जेंडर, रिलीजन, दे ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ ऑफ द कंट्री। क्लियर? लॉ के सामने सब इक्वल है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लड़ने जाता तो उसको ये नहीं बोला जाएगा अच्छा तुम मिडिल क्लास के हो, तुम्हारा तो केस हम नहीं लड़ेंगे, या तुम्हें बोला जाएगा अच्छा तुम रिच क्लास के हो तो तुम्हें तो पक्का जस्टिस मिल जाएगा। तो ये सब कुछ नहीं होना था। वी ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। सीधी सी बात। अब इस लाइन का मतलब समझ में आ गया आई होप सबको। देन स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर डिसएडवांटेज्ड इंडियंस। अच्छा, अब who were this disadvantaged Indians? Now what happened? We all know that हमारे यहाँ ईयर्स अगो जब यही पूरा फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह चल रहा था, या सेंचुरीज अगो, सम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वर डिप्राइव्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। उनको डिप्राइव किया गया था ये बोल के कि आप एक लोअर कास्ट के हो या एक नीची कास्ट के हो तो आपको हम जो हायर कास्ट और क्लास के लोग हैं उनके साथ आप उनके साथ उठ बैठ नहीं सकते हो, आप वो पब्लिक वेल्थ नहीं यूज़ कर सकते। तो वी ऑल नो ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वॉज प्रेवलेंट इन इंडिया सेंचुरीज अगो। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक प्रस्ताव भी रखा गया और ये बोला भी गया, ये एक चैलेंज भी था क्योंकि हमारे यहाँ कुछ सेक्शंस को डिप्राइव कर दिया गया तो टोटली ही डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया था। तो उन सबको भी ये प्रोविजंस देने के लिए सो दैट दे कैन जॉइन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज था। किसके सामने था? इंडियन गवर्नमेंट के सामने था। नेक्स्ट, इट वॉज अ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड ऑल इट्स इंडियन सिटीजन्स अबव द एज ऑफ 21 राइट टू वोट। बट अभी एट प्रेजेंट अगर मैं आज की बात करूँ, 2020 की बात करूँ, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1989 में, जिसके अकॉर्डिंग 21 से आज उस टाइम जो एज थी वो चेंज हो गई थी एंड इट केम डाउन टू बी 18। सो व्हाट इज़ द प्रेजेंट वोटिंग एज टुडे? इट इज़ 18 years. Clear? Okay, now there were 3 lists that were formed. The constitution divided powers between the central government and the state government. अब क्या हुआ? देखो जब भी कोई कंट्री होती है ना तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिस पे वर्क करना होता है। ठीक, तो इसलिए उन कुछ सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया 3 लिस्ट में, जिसको हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट, फिर हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट, फिर हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट है उसमें केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाट डू वी से रूल्स बना सकती है। अगर स्टेट लिस्ट है तो ये केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट इस पर रूल बनाएगी। और अगर ये कॉन्करेंट लिस्ट है तो इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स रखे जाएंगे जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही मिलके इस पर काम कर सकें। क्लियर यहाँ तक?
आई होप सबको समझ में आया होगा। नाउ कमिंग प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। सी प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट क्या हुआ, फिर इन्होंने बोला कि हमें हर 5 साल का एक टारगेट लेना चाहिए और हमें कुछ पॉइंट्स लिख लेने चाहिए और उस पर वर्क करना चाहिए। क्लियर। अब उन्होंने क्या किया, देखो जब एग्ज़ाम्स होते हैं स्कूल में या कोई फंक्शन होता है स्कूल में या घर पे कोई फंक्शन होता है, तो ऐसा तो नहीं होता अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है XYZ बच्चे की, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जो है वैष्णवी की बर्थडे पार्टी करनी है स्कूल में, नहीं घर पे करनी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम तुरंत उसी दिन उसके लिए जिस दिन उसका बर्थडे है उसी दिन केक भी ले आएंगे, उसी दिन डेकोरेशन भी कर लेंगे, नहीं करेंगे ना। हम पहले से लोगों को कॉल करेंगे, उसके दोस्तों को इनवाइट करेंगे, उसके रिलेटिव्स को इनवाइट करेंगे, हम अच्छा सा डेकोरेशन करेंगे, उसके लिए सामान खरीद लेंगे। तो कम से कम 2 से 3 दिन हमें एक प्लानिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी। जब हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं तो आप लोग प्लानिंग करते होगे कि अच्छा मैथ्स का पेपर पहले तो मैं जो है मैथ्स के चैप्टर से स्टार्ट करूँगा, अच्छा फिर SST का पेपर है, देन आई विल स्टार्ट विद SST चैप्टर। तो कुछ प्लानिंग करते हो, राइट। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको भी तो प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी, उसके पास भी तो इतनी सारी चीज़ें हैं लुक आफ्टर करने के लिए। तब क्या किया इंडियन गवर्नमेंट ने, एक प्लानिंग कमीशन बिठाई और उसमें ये बोला कि 5 ईयर प्लान है। जैसे फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट ईयर के, क्योंकि उस टाइम इकोनॉमिक क्राइसिस था तो हम इकोनॉमी पे काम करेंगे, फूड शॉर्टेज थी क्योंकि राइस और वीट प्रोड्यूसिंग एरिया से पाकिस्तान चले गए थे, तो हम खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे लोगों का, फिर हम इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारेंगे। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने हर 5 साल का एक टारगेट रखा। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो प्लानिंग कमीशन हट के अब नीति आयोग हो गया है। क्लियर। ये जो अभी आपके बुक में लिखा हुआ है, नाउ इट इज़ नीति आयोग। Clear? I hope you have understood till here. And now an independent foreign policy, non-alignment, India on the move, the successes, the challenges ahead. इसके बारे में हम बात करेंगे ना next video. Till then, take care of yourselves because you all are very important. Watch the video till the end. Do like, share and subscribe to my channel. And lots of love to everyone. Take care of yourselves. Thank you.